हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी फर्स्ट पेपर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक होगा और दर्शन शास्त्र से संबंधित फर्स्ट यूनिट जो आपके पास लगा हुआ है उसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद देखेंगे और साथ ही हम दार्शनिकों को भी इसमें अध्ययन करेंगे भारतीय, जिसमें गांधी, अरविंदो और साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर का हम इसमें कथन, उनकी रचनाएं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसमें कि तीसरी यूनिट जो आपके पास लगा हुआ है आईसीटी, उससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। साथ ही 5वीं यूनिट जो समिति और आयोग है उससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। तो संपूर्ण वीडियो अगर अभी भी आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका आकलन, आपका मूल्यांकन रचनात्मक आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न देखते हैं। विद्या वही है जिसके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो। यह कथन किससे संबंधित होगा? वेद, उपनिषद, पुराण और भागवत गीता। तो यह किससे संबंधित होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी वेद से संबंधित होगा। ठीक है। अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में क्या कहा गया है? तो उपनिषद से जो वाक्य है वो सा विद्या या विमुक्ति, ठीक है ना, सा विद्या या विमुक्ति, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी याद कर सकते हैं हम। वेद में क्या लिखा गया है कि विद्या वही है जिसके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान हो सके, जबकि उपनिषद में क्या कहा गया है? यह वाक्य उपनिषद का है कि सा विद्या या विमुक्ति, ठीक है ना। शिक्षा वही है जिससे मुक्ति मिली। अगर हम बात करें, अगर आपने देखा होगा इसी प्रकार से एक आपके पास यूजीसी, तो यूजीसी का ध्येय वाक्य क्या है आप उसको भी देख लेना। तो यूजीसी का ध्येय वाक्य आपको मालूम होगा ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, ठीक है ना। और आपको मालूम ही है कि जो संवैधानिक दर्जे की बात करें तो 1953 में हुई थी, और संवैधानिक दर्जे के आधार पर अगर माने तो 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो आप तीनों तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इस आधार पर जोड़ सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन हैं? ए पतंजलि, बी कपिल, सी गौतम और डी चारवाक। तो कौन होंगे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक? कौन होंगे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो होंगे वह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कपिल होंगे, ठीक है ना। कपिल इससे सांख्य दर्शन से। पतंजलि को आप जानते हैं कि इनका क्या है, इनका योग काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगर हम चारवाक की बात करें तो चारवाक की है। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का क्या था? न्याय दर्शन था, ठीक है ना। बुद्ध नहीं होगा, गौतम बुद्ध अलग है, ठीक है ना। तो गौतम की बात करें तो इनका न्याय दर्शन है। तो इस दर्शन को आपको जो स्टार्ट में लगे हुए हैं 6 से 7 दर्शन आपको होने ही चाहिए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप देखना जिससे कि आपका रचनात्मक अध्ययन होता रहे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय की स्थापना किस दार्शनिक ने की? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए विवेकानंद, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी अरविंद और डी महात्मा गांधी। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय की स्थापना किस दार्शनिक ने की? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरविंदो होगा, ठीक है ना। अरविंदो ने इसको पांडिचेरी में की थी, ठीक है ना। पांडिचेरी में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय चिंतन धारा का क्षेत्र नहीं है। तो भारतीय चिंतन धारा का क्षेत्र कौन सा नहीं होगा? ए तत्व मीमांसा, बी तर्क मीमांसा, सी ज्ञान मीमांसा और डी मूल्य मीमांसा। तो इसका संबंध किससे होगा? चौथा नंबर का। तो कौन सा नहीं होगा? भारतीय चिंतन धारा के हम, जैसे आपने यह यूजीसी नेट में भी लगा हुआ, काफ़ी बेहतर रूप से आपने पढ़ा होगा और बीएड के सिलेबस में तो लगा ही है। बस आपको ध्यान अपने आकर्षित करने की आवश्यकता है कि कहाँ हमने देखा है, और अपने पुनर्बलन देने की ज़रूरत है कि
पिछली बार हमने क्या पढ़ा था उसको आगे किस प्रकार से जारी रखना है और क्या हमने देखा था, क्या देखने की आवश्यकता है। तो भारतीय चिंतन धारा का क्षेत्र 3 आधारों पर निश्चित किया गया है, जबकि पाश्चात्य चिंतन धारा को हमने 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसकी बात करें तो इसमें कौन सी चिंतन धारा नहीं होगा भारतीय में, तो चौथा नंबर का सही आंसर क्या होगा, तर्क मीमांसा। ठीक है ना, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि अभी नया सिलेबस है, तो यहाँ से इतना अंदर से इतना मजबूत या कठोर क्वेश्चन पूछने की संभावना कमी होगी, जितना कि बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे और 50% इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बेसिक जानने की आवश्यकता है, जो प्रारंभिक में कुछ रचनाएं, कुछ सिद्धांत लगे हैं, उनको देखने की आवश्यकता आपको है। तो तत्व मीमांसा नहीं होगा, ठीक है ना। तत्व मीमांसा किसमें, पाश्चात्य चिंतन धारा के अंतर्गत है। पाश्चात्य चिंतन धारा की बात करें तो उसके 5 सिद्धांत हैं, ठीक है ना। चिंतन धारा का रूप कितना है, 5 है, जबकि भारतीय 3 है। तो इस तरीके से आप इसको भी देखेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। अगला 5वां नंबर का प्रश्न है, प्रकृतिवाद से संबंधित कौन सा दार्शनिक नहीं है। तो प्रकृतिवाद से कौन सा दार्शनिक नहीं होगा, ए रूसो, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी लेमार्क और डी सुकरात। तो दार्शनिक जो प्राकृतिकवाद से संबंधित कौन सा दार्शनिक नहीं होगा 5वां का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी यानी सुकरात होगा। ठीक है, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, ले मार्क ये किससे संबंधित है, जबकि अरस्तु भी इसमें आते हैं प्राकृतिकवाद में, ठीक है ना। जबकि हम बात करें सुकरात, तो सुकरात आदर्शवाद से संबंधित है, ठीक है ना। सुकरात आदर्शवाद से संबंधित, सुकरात का संबंध है, ठीक है, आदर्शवाद से। अगला 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं, आदर्शवाद का सिद्धांत है। तो आदर्शवाद का कौन सा सिद्धांत होगा, ए आध्यात्मिक जगत को सर्वश्रेष्ठ, आध्यात्मिक जगत सर्वश्रेष्ठ है, बी संसार मानव द्वारा निर्मित है, सी ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, और डी मोक्ष की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। तो आदर्शवाद का जो सिद्धांत हो किस पर आधारित है, तो 6 का सही आंसर क्या होगा, तो आदर्शवाद क्या जानता है, तो आदर्शवाद का जो मुख्य आधार है वह, इसका सही आंसर होगा ए, यानी आध्यात्मिक जगत को सर्वश्रेष्ठ मानता है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है ना। देखो आदर्शवाद का दूसरा सिद्धांत यह है कि संसार मानव द्वारा निर्मित है, नहीं, संसार ईश्वर द्वारा क्या है, ईश्वर द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। इन पॉइंटों को भी आप याद करेंगे। संसार द्वारा नहीं, बल्कि इसमें क्या आना था, ईश्वर द्वारा आना था। तो इसका एक आंसर सही होगा। अगला 7वां नंबर का प्रश्न, यथार्थवाद से संबंधित विचारक है, कौन होंगे, ए सुकरात, बी लेमार्क, डी जॉन लॉक और डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो यथार्थवाद की बात कर रहा है, यथार्थवाद से संबंधित विचारक का बात कर रहा है, तो कौन से विचारक होंगे जो यथार्थवाद से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 7वां नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो इसका होगा जॉन लॉक होगा, ठीक है ना, जॉन लॉक इसका आंसर होगा, ठीक है ना। वही हम अगर बात करें तो सुकरात की बात करें, अभी बात की थी हमने, इनका संबंध किससे है, तो आदर्शवाद से संबंधित है, ठीक है ना। और लेमार्क की बात करें तो ये प्रकृतिवादी है, और हर्बर्ट भी क्या है, प्रकृतिवादी है। पूर्व में भी प्रश्न में हमने इसकी चर्चा की है, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। 8वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आदर्शवादी शिक्षण विधि नहीं है। तो आदर्शवादी शिक्षण विधि कौन सी नहीं होगी, ए वाद विवाद, बी प्रश्न उत्तर विधि, सी व्याख्यान विधि और डी डाल्टन विधि। तो आदर्शवाद शिक्षण की कौन सा आदर्शवाद शिक्षण की कौन सा नहीं होगा, शिक्षण विधि कौन सी नहीं होगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी यानी डाल्टन होगा, ठीक है ना। देखो आदर्शवाद से वाद विवाद, व्याख्या और प्रश्न उत्तरी विधि, यह किससे संबंधित है, यह आदर्शवाद से संबंधित है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत एक पुस्तक पाठन भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। अगर हम डाल्टन विधि की बात करें तो डाल्टन विधि जो है प्रकृतिवाद के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना, प्रकृतिवाद के अंतर्गत आएगी। इसके साथ ही हम बात करें प्रकृतिवाद के अंतर्गत, तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो शिक्षण विधियां हैं
वह कौन कौन सी आएगी? एक तो किंडरगार्टन आएगा, ठीक है ना। दूसरा मोंटेसरी विधि भी इससे अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। मोंटेसरी, किंडरगार्टन और डाल्टन विधि, और इसके ये हॉरिस्टिक विधि भी आएगी, ठीक है ना। ये विधियां किसके अंतर्गत आएगी? ये जो है प्राकृतिकवाद से संबंधित आएगी, बाकी आदर्शवाद से विधि ये संबंधित है, ठीक है ना। यानी जो पुरानी विधियां हैं वो किससे संबंधित है? आदर्शवाद से संबंधित है। अगला 9वां नंबर का प्रश्न है, दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है? यह कथन है, काफी महत्वपूर्ण है यह कथन। दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी काम्टे, सी रॉस और डी एडम्स। तो 9वां नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी हर्बर्ट स्पेंसर होगा। दार्शनिक विज्ञानों का समन्वय रूप है, ठीक है ना। या किसने कहा था? दार्शनिक विज्ञान का 9 नंबर का दार्शनिक विज्ञान का समन्वय विश्वव्यापक है रूप होगा, ठीक है ना। तो हर्बर्ट स्पेंसर का दार्शनिक विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप नोट रख सकते हैं। जबकि हम बात करें काम्टे ने क्या कहा था? काम्टे ने कहा था कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, जबकि अन्य विचारकों का इसी प्रकार से अपने अपने कथन है। तो इन कथनों को आपको देखना होगा। दसवां नंबर का प्रश्न है, यथार्थवाद का संबंध, यथार्थवाद का कौन सा रूप नहीं है? तो यथार्थवाद का कौन सा रूप नहीं होगा? ए सरल यथार्थवाद, बी नव यथार्थवाद, सी आलोचनात्मक और डी उत्तर यथार्थवाद। तो कौन सा रूप नहीं होगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यथार्थवाद का जो रूप नहीं होगा वो उत्तर यथार्थवाद नहीं होगा, ठीक है। यथार्थवाद तो नव यथार्थवाद तो होगा ही, आलोचनात्मक का यह उसका ही रूप है, और सरल यथार्थवाद तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कन्फ्यूजन जरूर बना होगा। लेकिन उत्तर यथार्थवाद, जैसे हम कहते हैं पूर्व के या उत्तर के, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर नया पूर्व इस प्रकार के वाक्य तो आते हैं, लेकिन इस यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तर नहीं होगा, ठीक है ना। सरल आलोचनात्मक और नो यथार्थवाद जो है यथार्थवाद के ही रूप हैं, ठीक है। ग्यारह नंबर का प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्ति पर बल किस सिद्धांत की विशेषता है? ठीक है, वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्ति पर बल किस सिद्धांत की विशेषता है? ए यथार्थवाद, बी प्रयोगवाद, सी प्राकृतिकवाद और डी आदर्शवाद। तो कौन सी विधि ऐसी होगी जो विज्ञान पर ज़्यादा बल देती है? ठीक है ना, जो विज्ञान पर ज़्यादा बल देती है, तो यह विधि कौन सी होगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 का, तो 11 का सही आंसर होगा प्राकृतिकवाद होगा, ठीक है ना। प्राकृतिकवाद क्या कहता है? ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, समस्त संसार जो है प्रकृति की रचना है, ज्ञान ज्ञान से प्रमुख होता है और प्रकृति अपने नियमों के अनुसार कार्य करती है और विज्ञान पर बल देती है, विज्ञान के ज्ञान पर बल देती है। तो विज्ञान की बात कहीं पर आएगी तो वहाँ पर किसका संबंध होगा? प्राकृतिकवाद का संबंध होगा। आदर्शवाद थोड़ा व्यवहारिकता है, यथार्थवाद आगे जो है थोड़ा आगे बढ़कर उसका नया रूप है, और प्रयोगवाद उससे भी आगे उसका व्यापक रूप है, ठीक है ना। तो व्यवहारवाद प्रयोगवाद को ही व्यवहारवाद कहा जाता है, इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। जो चारों दर्शन हैं, उन चारों दर्शनों को आपको बेसिक उनकी जानकारी होनी चाहिए। बेसिक भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो वह आपसे दूर नहीं होने चाहिए। 12 नंबर का प्रश्न है, एसेज ऑन द गीता किसकी पुस्तक है? ये महात्मा गांधी, बी अरविंदो, सी विवेकानंद, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो एसेज ऑन द गीता किसकी पुस्तक है? काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। पूर्व जो यहाँ पर जो है जीके और एलटी एसएसटी में भी इस प्रकार से क्वेश्चनों का संग्रह कभी बनते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो 12 नंबर का प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी अरविंद के हैं, ठीक है ना, अरविंद से यह पुस्तक होगी। 13 नंबर का प्रश्न है, प्रयोगवादी मानवीय दर्शन प्रयोगवाद का संबंध यह कथन है? जो है प्रयोगवाद मानवीय दर्शन है या किसका कथन है? ठीक है ना। ए रॉस, बी विलियम्स जेम्स, सी जॉन डीवी
और डी स्वामी विवेकानंद। तो प्रयोगवाद मानवीय दर्शन किसने माना, या पूरा नहीं लिया गया कथन। तो इस पॉइंट को भी आप करें देखेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे आपने हिंदी साहित्य में भी देखा होगा, तो लास्ट से या फर्स्ट से कुछ वाक्य उठाए जाते हैं, कुछ कथन उठाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको देखना पूरा ही है आपको, जिसकी एक स्मृति बनी रही आपकी। तो 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो 13 नंबर का सही आंसर होगा ए, यानी रॉस का यह कथन है। ठीक है ना, रॉस का यह कथन है, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। तो कथनों को आपको ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा आपको। तो 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा, ए यानी रॉस होगा। चौदह नंबर का प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, ए सावित्री, बी गीतांजलि, सी आनंद मठ और डी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है ना। तो 14 नंबर का है कि किस रचना को जो है क्या हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा गीतांजलि। ठीक है ना। पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है कौन, गीतांजलि। टैगोर पहले ऐसे हैं जिनको क्या मिला था, पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता पहले थे 1913 में इन्हें यह प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद वर्तमान में जो है, ऐसे अगर आगे बढ़े हम, तो अभी 9 लोगों को जो है यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना। लास्ट 2014 की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। इनको संयुक्त रूप से मिला था। आपने एक देखा होगा कि जिन्होंने काफ़ी काम किया था गरीबों और अपने इन्होंने भी इसी प्रकार से झोपड़ी में रहने वालों के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए कार्य किया था। पाकिस्तान की एक चर्चित बालिका, एक लड़की थी मलाला यूसुफ। ठीक है ना। तो उसके साथ संयुक्त रूप से 2014 में इन्हें मिला था। और पहला जो है किसको मिला था, सो साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको। ठीक है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्य में इतना बड़ा स्थान भारत ने बनाया कि पहले ही पुरस्कार उन्हें साहित्य जगत के लिए पहला पुरस्कार भारतीय किसी व्यक्ति को मिला था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न होगा। अभी तक 9 लोगों को जो है हम बात करें तो यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नौ से 10 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर को। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की बात नहीं, इससे पूरा अभी तक नहीं मिला, 2014 के बाद तो कैलाश सत्यार्थी को यह मिला था। ठीक है, तो 9 लोगों को अभी तक यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। ठीक है ना। पहला मिला था किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। 1913 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जबकि हम बात करें तो अभी कैलाश सत्यार्थी को लास्ट 2014 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो आपके जीके में जो सेकंड भाग लगा हुआ है उसमें जीके में कुछ पुस्तकें लगी हुई है, तो इस आधार पे आप रविन्द्रनाथ को वहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, और अरविंदो को वहाँ पर भी देख सकते हैं, गांधी को। तो दोनों का थोड़ा विस्तृत ज्ञान आपको होना ही चाहिए। 15 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1870, 2 अक्टूबर 1859 और 2 अक्टूबर 1879। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ, पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। कई बार अब गांधी जयंती को तो मालूम है आपको, 2 अक्टूबर को हर हमेशा गांधी जयंती मनाई जाती है। जबकि इनकी मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी, ठीक है ना, 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। सोलह नंबर का प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है तो कौन सी नहीं होगी, चित्रागंधा, बी सावित्री, सी गीतांजलि, डी द कोर्ट डांसर। तो कौन सी पुस्तक नहीं होगी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक नहीं है, तो 16 नंबर का क्या आंसर होगा। आप जानते हैं कि उनकी पुस्तक सावित्री नहीं है। चित्रागंधा, अभी गीतांजलि तो आपने देखा ही होगा, चित्रागंधा भी उनकी पुस्तक है, और कुछ अंग्रेजी की उनके महत्वपूर्ण रचना उनको भी आप देख लेना।
क्योंकि यह आपका जीके में भी आएगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है पुस्तक और पुस्तकों के महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक और लेखक या रचनाकार, ठीक है ना। तो वहाँ दोनों इस तरह से आपको देखना कार्य करना होगा, ठीक है, रचनात्मक आधार पर। तो आपकी स्मृति में यह रहना चाहिए कि हमें इस दोनों तरफ ध्यान आकर्षित करना होगा, जिससे कि आप ज़्यादा समय इनमें भी रचनाओं कार्यों में भी दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बने तो आपसे दूर ना हो। तो सावित्री किसकी रचना है? तो 16 नंबर का आप जानते कि अरविंद की रचना है, ठीक है ना। सत्रह नंबर का प्रश्न है, न्याय दर्शन पर किस भारतीय दार्शनिक ने टीका लिखी? काफी महत्वपूर्ण है, न्याय दर्शन है ना। अभी हमने पूर्व में चर्चा की थी, न्याय दर्शन किसका था? सांख्य दर्शन की बात की थी, तो सांख्य दर्शन किसका था, ठीक है ना। तो ये दर्शन तो आपको होने ही चाहिए याद। तो न्याय दर्शन पर किसने लिखी? ए गौतम, बी वात्स्यायन, सी कणाद और डी चारवाक। तो किसने लिखा था? तो वात्स्यायन ने लिखा था, वात्स्यायन ने लिखा था। किस पर लिखा था? दार्शनिक टीका लिखी थी, ठीक है ना। इसका बी होगा, डी को बी कर देना। और देखो इनकी एक रचना है, दो रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और यह आपका कार्य जो है कहाँ पर करेगा? पुस्तक और पुस्तकें में, यानी जीके में भारतीय। एक इनका काम सूत्र है इनका, ठीक है ना, काम सूत्र इनकी एक रचना है। और दूसरी इनकी एक रचना है नारद स्मृति, ठीक है ना, नारद स्मृति। इसको भी नोट कर लेना, ये दोनों रचनाएं इनकी है, ठीक है। तो किसने किया था? ये दार्शनिक जो है सिद्धांत पर, ठीक है ना। गौतम का क्या था? न्यायिक था ना, गौतम जी का न्याय था। पतंजलि का योग था। चारवाहक की था, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, इनको आप नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग ही में आपके जब आप पढ़ते हो दर्शन शास्त्र को, तो वहीं से स्टार्ट में इन रचनाओं को आपने पढ़ना होगा, ठीक है। कणद का विशेषक है, ठीक है ना। और विशेषिक जो है, विशेषक कणाद का क्या है? दार्शनिक आधार है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे। आगे काफी महत्वपूर्ण है, भारतीय परमाणुवाद का संबंध किस दार्शनिक को माना जाता है? ए योगा, बी सांख्य, सी कणाद और डी चारवाक। तो किससे संबंधित होगा? तो परमाणुवाद से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। तो परमाणुवाद से जो संबंध है वो किसका है? वह किसका संबंध होगा? कणाद को होगा, ठीक है, यानी सी इसका आंसर होगा। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। आगे 19 नंबर का प्रश्न है, न्याय दर्शन का मुख्य रूप से कितने प्रमाण होते हैं? तो न्याय दर्शन के कितने प्रमाण होते हैं? ए 3, बी 4, सी 6 और डी 5। तो न्याय दर्शन के मुख्य तो कितने प्रमाण होते हैं? तो न्याय दर्शन के कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है ना। न्याय दर्शन के कितने होंगे? 4 होंगे। क्या क्या होंगे? एक तो होगा प्रत्यक्ष, एक होगा प्रत्यक्ष, दूसरा क्या होगा? अनुमान होगा, तीसरा होगा उपमान होगा और चौथा होगा शब्द। इस पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं। तो ये 4 आधार हैं, ठीक है ना, ये 4 आधार हैं, ये 4 आधारों को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। पहला होता है प्रत्यक्ष। देखो प्रत्यक्ष क्या होता है, ये देखो कई बार, ये हर बार नेट में भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपने जैसा देखा होगा। तो क्या होता है कि जब जो प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष वह है, यानी यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहेंगे। वह विधि जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है वही प्रत्यक्ष हुआ, ठीक है ना। पहला आधार क्या? जो हमें दिखाई देता है वही प्रत्यक्ष है, और उसको हम यथार्थ ज्ञान से जोड़ते हैं, वही प्रत्यक्ष है। जैसे घर जल रहा है, आपका कहीं पर घर जल रहा है और धुआं होगा, यानी आप घर को जलते हुए देख रहे हैं अपने आंखों से, तो निश्चित तौर पर घर आग लगी है तो वहाँ पर धुआं भी होगा, ठीक है ना। अब हम दूसरा आधार को देखते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा था अनुमान, ठीक है। थोड़ा समझने वाली बात है। अनुमान, अनुमान क्या होता है कि अब अनुमान से भी आप, जैसे वाक्य से ही झलक रहा है कि अनुमान यानी आप एक आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक ज्ञान को उपरांत उस उत्पन्न होने वाला दूसरा ज्ञान को अनुमान कहते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने क्या कहा था कि आग जल रही है तो वहाँ पर धुआं होगा, क्योंकि आग जलने, हमने प्रत्यक्ष देखा आग जल रही है तो वहाँ पर धुआं होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हम कहीं पर दूसरे पर्वत पर, यानी मैंने कहा एक शहर से दूसरे शहर, यानी एक मकान से मैंने 4 मकान पीछे देखा कि कहीं पर क्या जल रहा था? धुआं था। क्या था? धुआं था।
ठीक है। अगर धुआं था तो इसके मतलब वहाँ पर आग जल रही थी, मैंने अनुमान लगाया। मैंने आग तो देखी नहीं इतनी दूर से, क्योंकि आग तो दिखाई देगी नहीं, लेकिन धुआं आसमान में क्या दिखाई दे रहा था, मुझे धुआं दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि वहाँ धुआं है तो निश्चित तौर पर उस पर्वत पर क्या आग जली होगी। तो यह क्या है, अनुमान है। ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अनुमान है। तीसरा पॉइंट क्या, उपमान है। यह क्वेश्चन हर बार नेट में बनता है, जैसे आपने देखा होगा, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब अनुमान क्या हुआ, अनुमान क्या हुआ कि किसी अज्ञात वस्तु को ज्ञात वस्तु समझना। जो आपने देखा ही नहीं उसके प्रति आप अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, पहले प्रत्यक्ष आया, अनुमान आया, उसके बाद क्या है, उपमान आया। ठीक है। अब जैसे आपने जब किसी को पता है कि नीली गाय जैसी एक गाय होती है, ठीक है, नीली गाय जैसी एक गाय होती है, जैसे नीली गाय जैसी एक गाय होती है, और जब आप जंगल में गए तो आपने किसी पशु को देखा। पशु को देखने के बाद आपको क्या लगा, कि आपको यह लगा कि वह नीली गाय है। मतलब आपने क्या किया, उपमान। आपने क्या किया, एक बोध होगा कि आपको ऐसा लगा कि इस प्रकार से क्या है, वहां पर नीली गाय है। ठीक है ना। चौथा क्या है, शब्द। काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, हर बार नेट में बनते हैं, इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अंदर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। चौथा पॉइंट क्या है, शब्द। चौथा पॉइंट क्या है, शब्द। शब्द क्या होता है, शब्द के बारे में किसी भी बात को बोलकर या कहकर प्रमाणित करना। हम किसी से भी कुछ बात बोल रहे हैं, है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने बोला बोला कहा, और कहा मैंने प्रमाणित किया कि हाँ इस बोल के यही है, यह इसका आधार यह है। तो ठीक है, ये चार महत्वपूर्ण है न्याय दर्शन की, और यह हर बार नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। हो सकता है बीएड में भी होगा, आपकी दृष्टि बीएड में गई होगी तो आप वहाँ पर आपने देखा होगा, जिसकी दृष्टि नेट में गई होगी तो उसने यहाँ देखा होगा। तो इन चार पॉइंटों को आप नहीं भूलेंगे। जैसे मैंने पूर्व में कहा, प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, अनुमान जो हम अनुमान लगा देते हैं कि वहाँ पर ऐसा हुआ होगा, कन्फर्म नहीं कि वहाँ पर ऐसा हुआ होगा। ठीक है। तीसरा उपमान। उपमान एक वस्तु से, अज्ञात वस्तु से दूसरों को वस्तु से आकलन करना, आधार मानना। और शब्द, यानी शब्द का आधार क्या होता है, किसी बोलकर कहकर उसको प्रमाणित करना। ठीक है। जैसे अनुमान के अंदर अनुमान के तीन पक्ष भी होते हैं, शादी हेतु पक्ष होता है, जैसे, लेकिन ये अंदर की बात होगी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आपको केवल यहाँ पर चार पॉइंट याद रखने हैं कि जो प्रमाण के न्याय दर्शन के, बस एक छोटे से शब्दों में मैंने उसकी परिभाषा आपको बताई। निश्चित तौर पर आप एक बार देखोगे कि आग जल रही है, आग जल रही है तो धुआं है, धुआं है तो आग जल रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको नहीं भूलेंगे निश्चित तौर पर। 20वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा न्याय दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो न्याय दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं होगा, बालक की तर्क शक्ति का विकास करना, बालक को सत्य का अनुसरण करना, वेदों को अस्तित्व में अविश्वास प्रकट करना, और मानव जीवन के ज्ञान का प्रज्वलन करना। तो कौन सा नहीं होगा, शिक्षा का उद्देश्य नहीं होगा, कौन सा, न्याय दर्शन की बात कर रहा है यहां पर भी। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 20वां का सही आंसर क्या होगा, यानी इसका होगा सी, यानी वेदों में अविश्वास प्रकट करना। ठीक है ना। ठीक है, वेदों में विश्वास हम अब प्रकट नहीं करेंगे भाई। ठीक है, वेदों में हम विश्वास करेंगे। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट बनाया। थोड़ा व्यवहार देखो, व्यवहारिक चीजों में व्यवहारिकता से ही अपने दिमाग को लड़ाना चाहिए। ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि लगातार हम उसी के पीछे, अगर आपके समझ में वो वाक्य, वो शब्द, वो टॉपिक, वो पार्ट अगर नहीं आता है तो आप उसको छोड़कर 2-3 दिन दूसरे पार्ट में, दूसरे टॉपिक पर अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जैसे आप दोबारा लौटेंगे तो वहाँ पर आपको एक नई स्मृति, नई जिज्ञासा, नई लालसा होगी उसके प्रति, तो आपको थोड़ा थोड़ा अध्ययन बढ़ता रहेगा। मेरा मानना है, हो सकता मेरा मानना गलत हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की धारणाएं, व्यक्तिगत धारणाएं अलग होती है, लेकिन हाँ कुछ आधार एक होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम शिक्षा केंद्र। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र किसको, कौन सा होगा। तो कई बार आपने देखा होगा इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी लगा हुआ है, टॉपिक में लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है या आउट ऑफ पार्ट से मैंने इसको लिया है।
ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी जगदला और डी विक्रमशिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र भारत में होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तक्षशिला होगा। ठीक है ना। देखो तक्षशिला जो है काफी पुराना, एक इसकी अगर हम बात करें तो लगभग 700 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है ना, 700 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना हो चुकी थी, जैसे कि आपने नेट में भी देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते ही बनते। ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है, ईस्वी सन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर बात करें तो इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। और विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1980 को इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य है काफ़ी विद्वानों ने यहाँ पर, विदेशी विद्वानों ने भी यहाँ पर शिक्षा ली थी, जैसे आप जानते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इस केंद्र का दुर्भाग्य रहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था और बख्तियार खां खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था लगभग 11-12वीं सदी में। तो उसको ध्वस्त कर दिया था इस विश्वविद्यालय का। तो दुर्भाग्य यह रहा कि हमारा आध्यात्मिक केंद्र, भारत का इतना बड़ा केंद्र, जहाँ पर विदेशों ने भी शिक्षा की, जैसे आपने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, और एसएसटी जिसका यानी सामान्य विषय जिनका होगा तो उसमें भी आपने अध्ययन किया होगा। तो पहली बात, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र तक्षशिला, सबसे प्राचीनतम, स्थापना लगभग 700 ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है। इसको 1900, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। 1980 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नष्ट किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है सेनापति बख्तियार खां खिजली ने तो इसको ध्वस्त कर दिया था। अभी कहाँ पर है सबसे बड़ी बात? तो यह रावलपिंडी में है। रावलपिंडी। अब रावलपिंडी कहाँ पर है? रावलपिंडी किसी एक क्रिकेटर को भी कहा जाता है ना कि एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। दुनिया के जो सबसे तेज गेंदबाज थे जिन्हें माना जाता है, अख्तर को माना जाता है ना, शोएब अख्तर को, तो रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है ना, तो क्रिकेट में भी हमारा संबंध जुड़ सकता है। अगर हम बात करें नालंदा, तो चर्चा कर ही लेते हैं थोड़ा सा। नालंदा की बात करें तो नालंदा की स्थापना की बात करें, इसको भी विश्व धरोहर में जगह मिली है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। तो यह भारत में स्थित है। ठीक है ना, नालंदा भारत में स्थित है। इसकी बात करें तो 4वीं 5वीं ईस्वी, यहाँ ईस्वी था, यहाँ ईस्वी पूर्व था। ठीक है बात। तो इसको जो है गुप्त वंश के कुमार गुप्त, ठीक है ना, गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने इसको क्या किया था? बनवाया था। ठीक है ना, और यह भारत में स्थित है। अब विश्व धरोहर की बात करें तो 2016 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अब देखते हैं कि जगदला, तो जगदला कहाँ पर है? ये पाल वंश के शासकों ने बनाया था। ठीक है ना, पाल वंश के शासकों ने बनाया था। और अगर बात करें इसकी तो ये बौद्ध शिक्षा का बौद्ध शिक्षण महाविहार केंद्र है। मतलब बौद्ध शिक्षा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित। और यहाँ कहाँ पर है? या बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। ठीक है ना, बात करें तो पहले भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का था। अगर हम बात करें तो तक्षशिला भारत का भी था भाई, है ना। तो वर्तमान में हम कि अब दूसरा देश बन चुका है, वो बात अलग है। अब बात करें हम विक्रमशिला की, ठीक है ना, तो विक्रमशिला भी एक बहुत ही, विक्रमशिला की भी अगर बात करें तो यह भी धर्मपाल ने बनाया था, पाल वंश से बनाया था या धर्मपाल ने बनाया था। ठीक है ना, धर्मपाल ने बनाया था। इसकी स्थापना की बात करें तो लगभग 7 या 8 ईस्वी सन की बात करें। अब इसकी बात करें तो ईस्वी पूर्व की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपके जैसे आप पढ़ते हो दर्शन शास्त्र, तो वहाँ पर ये दोनों लगे हुए हैं, तक्षशिला भी नालंदा भी। तो चलते चलते हमने इस पर भी एक फोकस डाल दिया, जैसे पूर्व में भी हमने डाला न्याय दर्शन पे। तो निश्चित तौर पर अभी यूजीसी नेट के भी कुछ फॉर्म आ रहे हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जिनके सपने, जिनके पर, जिनके पंख काफ़ी तेज होंगे कि हाँ आने वाले हमने समय में भी कुछ आगे के लिए करना है, लेक्चरर के लिए पढ़ना है और नेट जीआरएफ के लिए पढ़ना है। तो वह भी उनके लिए भी यह औषधि का कार्य करेगा। 22 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी के दर्शन के 4 महत्वपूर्ण तत्वों में से कौन सा शामिल नहीं है? ए सत्य, बी निर्भयता, सी हिंसा और डी सत्याग्रह। तो कौन सा नहीं होगा?
तो इसका सही आंसर जैसे मालूम होगा कि अहिंसा नहीं होगा, उनकी जो है अहिंसा है, उनका हिंसा नहीं है, अहिंसा है, ठीक है ना। तेईस नंबर का प्रश्न है, प्रकृतिवाद शिक्षा का स्वरूप कौन सा स्वरूप शामिल नहीं है। ए बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है, बी बालक की खुशहाली पर बल देना, सी प्राकृतिक के अनुसार शिक्षा, और डी आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। तो प्राकृतिकवाद का स्वरूप कौन सा शामिल नहीं होगा, नहीं की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका डी आंसर होगा, ठीक है ना। देखो प्रकृतिवाद बाल केंद्र में बालक शिक्षा केंद्र जो है, बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु मानता है, खुशहाली की बात करता है, प्रकृति की बात करता है कि प्राकृतिकवाद है। आध्यात्मिक की बात कौन करता है, आध्यात्मिक की बात यह नहीं करता है, ठीक है ना। अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म की बात मैंने पूर्व में भी कही थी कि अध्यात्म की बात कौन कौन करता है, ठीक है, आदर्शवाद करता है, ठीक है ना। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, काफ़ी महत्वपूर्ण सेट था, और ऐसे ऐसे हम जो है 80-90 क्वेश्चन कराएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण कराएंगे, जिससे कि आप नॉलेज भी हो सके, आप अपने तर्क से अपने दिमाग को लड़ा सके, अपना सिलेबस भी टटोल सके, अपने नोट्स को कुछ परिवर्तन करके एक जिज्ञासा आपकी बन सके। तो इस तरीके से हम बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक रिक्वेस्ट आपसे है, एक निवेदन आपसे है कि आपको थोड़ा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर कीजिएगा। पीडीएफ की बात करें तो मैंने आपको लिंक दे चुका हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत मैं भेज नहीं सकता हूँ, ठीक है। ग्रुप भी बना है, लेकिन आप सबसे बेहतर है कि आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करें, वहाँ आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए हाँ, दूसरे को भी महत्वपूर्ण है कि कहीं पर कोई क्वेश्चन भाई आयोग से भी हो सकते हैं, तो हम तो एक छोटे से व्यक्ति हैं, एक छोटा मोटा हमारा चैनल है, एक तरीके से कि यूट्यूब की दुनिया में हम कहें तो हमारा शिशु प्रथम में प्रवेश हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास से भी स्टार्ट हमारा चल रहा है। तो कहीं पर दिक्कत होती भी है तो निश्चित तौर पर उसको मैं पिन कर देता हूँ, आप पिन के माध्यम से उस क्वेश्चन का सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।